अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान कहकशा राजा और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर ऑन कॉइल और एज यू नो कि हर जुमरात को हमारा साथ रहता है K2 टेलीविजन से बराह रास्त और आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। वेल जी, उम्मीद करते हैं ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। एज यू नो प्रोग्राम के नाम से ही कि हमारे प्रोग्राम में एक डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं और आज भी बिल्कुल हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर आलियान है और इनका ताल्लुक है अफशा मेडिकल सेंटर से। सो एज यू नो कि हमेशा हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई एक बीमारी को लेके हम डिस्कशन करते हैं जिसके हवाले से हमें डॉक्टर साहब उसके बारे में आगाही देते हैं और आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 05141022251 पर आप कॉल कर सकते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि आज हम किस हवाले से बात करने जा रहे हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करेंगे मोटापा से, क्योंकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी कंडीशन है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं वो इससे इससे निमट रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपना वेट मेंटेन रख सकें, अपने आप को स्मार्ट रख सकें और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। सो सबसे पहले डॉक्टर साहब हम आपसे ये पूछेंगे कि मोटापा या मोटा होने की क्या वजूहात होती हैं? देखें, मोटापा जो है वैसे तो बीमारी है, बाय सेल्फ एक डिजीज़ है, लेकिन मोटा होने की वजूहात काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये डिपेंड करता है, सबसे पहले तो हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा मज़ीद देखा जाए तो आपके न्यूट्रिशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी खुराक कैसी है, और उसके बाद देखा जाए तो आपका काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम कैसा कर रहे हैं। बैठने वाला काम है, विदाउट कोई एक्टिविटी लाइक मूवमेंट नहीं है आपकी बॉडी की, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मोटापे की तरफ इंसान को मुतवज्जा करती हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एक नॉर्मल इंसान को ऐसी कौन सी खुराक या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए कि वो मोटापे की तरफ ना बढ़े? देखें, एक नॉर्मल इंसान को अगर तो मैं बात करूं, एक अंडरवेट इंसान है तो उसको तो अपनी जो ग़िज़ा है उसमें न्यूट्रिशंस की इंटेक जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए। मेल न्यूट्रिशन इंटेक नहीं लेनी चाहिए कि उसमें जो है वो अंडरवेट होता जाएगा, उसका वज़न नहीं बढ़ेगा और वो एक तरह से कमज़ोर कहलाया जाएगा। उसके अलावा जो बंदा ओवरवेट है और ज़्यादा मोटा दिखता है अपनी अकॉर्डिंग टू दी एज और वेट के जो एक उसका रैंडम होना चाहिए वेट, उसके हिसाब से वो ज़्यादा है, तो उसको जो है अपनी डाइट में न्यूट्रिशंस की इंटेक जो है वो उस तरह की करनी चाहिए जिससे उसकी बॉडी को एनर्जी मिले, फैट ना मिले। फैट की जो इंटेक है वो लेस हो जानी चाहिए उसमें। अच्छा, इसमें जैसे यंगस्टर्स के लिए कुछ अलग लेना है या जो एजेड लोग हैं वो अलग से चीज़ें लें, कुछ खास अलग से कोई डिफरेंशिएट है इसमें? ये डिपेंड करता है यंगस्टर्स में भी और एजेड पीपल में भी। अब जिस तरह अब यंगस्टर्स में आजकल आपको पता है हर कोई जिम का शौकीन है। अब जिम के शौकीन है, उनको दिल करता है हमारे बाइसेप्स हों, ट्राइसेप्स हों, बैक अच्छी हो, चेस्ट हो, ये सब चीज़ें जो है एक शौक है अच्छा बॉडी फिगर हो मेंटेन करना। तो उस अच्छे बॉडी फिगर को मेंटेन करने के लिए वो एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो आपका 20% वर्क करती है, बाकी जो 80% है वो आपकी डाइट है। डाइट में अब आपकी हाई कार्ब्स ना हो, आपकी प्रोटीन लेवल का ज़्यादा होना चाहिए, आपकी न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, फ़ैट की इंटेक आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर तो आपने एक बॉडी को शेप देनी है। अगर आपने बल्कि सेशन करना है तो बल्कि सेशन में जो है आप फ़ैट की इंटेक लेते हैं, लेकिन वो भी इस तरह नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लें, वो भी एक लिमिटेड सी क्वांटिटी होती है फ़ैट में। लाइक दिन में अगर आप 5 टाइम मील ले रहे हैं जिम की वजह से, तो वो उस 5 टाइम मील में एक टाइम की मील ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप फ़ैट इंटेक लें। उसके अलावा जो मज़ीद 4 टाइम की मील हैं उसमें आपने फ़ैट इंटेक नहीं लेनी, उसमें आप प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। प्रोटीन अब डिपेंड करती है कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है, बट उबले हुए अंडे, उसमें सफ़ेदी होगी, बॉइल्ड चिकन हो गया या बारबेक्यू चिकन हो गया, ये सब चीज़ें जो है हाई लेवल ऑफ प्रोटीन जो है अपने अंदर रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें खाने से जो है इंसान जो है एक प्रॉपर सेशन में आता है, प्रॉपर शेप में आता है। तो उसके अलावा मज़ीद अगर देखा जाए जो एजेड बंदों, अगर ख़वातीन की बात की जाए, देखिए ठीक है मर्दों ने तो बाहर भी जाना होता है, 6 पैक बनाने, लेकिन ख़वातीन की अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए? लाइक उनको फैट्स कम लेने चाहिए? ख़वातीन में भी डिपेंड करते हैं। देखें, ख़वातीन और मर्द में जो बॉडी है वो टोटली डिफरेंट है, उनका एक इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, उनकी बॉडी की जो रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट है। वो डिपेंड करता है
आपके जेंडर के ऊपर के जेंडर और बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक जो ख्वातीन है, एक लेडी है, उसको क्या चीज़ चाहिए। अब अक्सर ख्वातीन होती हैं कि वो कमज़ोर होती हैं, तो वो बेशक खाना खाएं या ना खाएं, स्टिल वो जो है कमज़ोर होती हैं, इतनी उनकी सेहत नहीं होती, वेट उनका बहुत कम होता है। स्किनी लड़कियां होती हैं, वो चाह रही होती कि हम थोड़ी सी हेल्दी हो जाएं। ऐसे ही है, तो उसमें जो है उनको हाई इंटेक लेनी पड़ती है प्रोटीन की। अगर तो वो लाइक यंग्स की मैं बात करूं, जो लाइक अनमैरिड लड़कियां जो होती हैं, वो अक्सर औकात जिम भी ज्वाइन कर लेती हैं। जिम ना ज्वाइन कर सकें तो वो घर में ऐसी ग़िज़ाएं लेती हैं जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो इंक्रीज़ होता है, वो प्रॉपर शेप में आती हैं। लेकिन वो भी ज़्यादा ग़िज़ा अगर लेंगी और उसको लाइक कोई नॉर्मल एक्सरसाइज या वॉक या इस तरह की चीज़ नहीं उसको अपने साथ रखेंगी तो वो मोटापे की तरफ मतवजा हो जाएंगी, पेट निकल आएगा, बाजू बल्की होना शुरू हो जाते हैं, साइड्स जो हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं, चब्बी स्ट्रक्चर उनका बन जाता है। तो उसके लिए भी उनको ज़रा सी वॉक या इस तरह कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज, अगर वो घर में काम नहीं करती हैं, अक्सर होता है कि औरतें घर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं जिसकी वजह से जो है उनको मोटापा नहीं चढ़ता, वो एक नॉर्मल फिजिक में रहती हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है ना कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां कि वो हर चीज़ खा लेती हैं, ठीक है। तो जब कोई लड़की ये डाइट वगैरह नहीं कर सकती तो फिर उसको जिम ज्वाइन करना ज़रूरी है कि बॉडी शेप में रहे। देखें, जिम एक अगर आप बात कर रहे हैं कि एक लड़की है बहुत ज्यादा खा रही है और मतलब जैसे डाइट में तो स्पेसिफिक हम ये चीज़ें अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन एक नॉर्मल लाइक हम कहीं जा रहे हैं, मीठा है, ऑयली चीज़ें, हर तरह की चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि अपने आप को रोकना भी बड़ा मुश्किल काम है ना। देखें, ये एक इंसान का अपने से वादा होता है कि मैंने अगर स्मार्ट होना है, मैंने एक प्रॉपर शेप में रहना है, तो मुझे इस चीज़ से एहतियात करनी पड़ेगी, परहेज करना पड़ेगा। आप एक तरफ मीठा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बाहर से हर चीज़ आप खा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जिम भी जा रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है। आप जिम में जाके डबल मेहनत करते हैं, एक्सरसाइजेस करेंगे, वॉक करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आप उस तरफ वही चीज़ें जो आपने कैलोरीज बर्न की हैं, बाहर से आप जंक फूड खा के, मीठा खा के या कोई भी ऐसी वैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी के आप वो चीज़ जो है जो आपने बर्न की हुई है वो वापस आप गेन कर लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी बॉडी जो है एज इट इज़ रहना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है ना कि क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो अक्सर लोगों को जोड़ों का दर्द भी शुरू हो जाता है जी। तो इसमें ये है कि यंगस्टर्स भी हैं, एजिड लोग भी हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या एहतियात वो करें? देखें, अगर तो मैं बात करूं कि जिम से हट के मैं बात करूं, नॉर्मल लोगों में जोड़ों में दर्द हो रहा है या इस तरह, तो उनमें वीकनेसेस होती हैं, मेल न्यूट्रिशन ग़िज़ाएं ले रहे होते हैं जिसकी वजह से जो है उनको अक्सर औकात हाथों के जोड़ों में दर्द होता है, और वो उस चीज़ पे अगर ध्यान नहीं देते तो एक आर्थराइटिस की बीमारी में भी मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये स्लोली सा फील होता है जैसे वैसे ही अक्सर औकात कहीं हाथ लग गया या कहीं ठुड्डा सा लग गया इंसान का तो वैसे ही दर्द है। लेकिन वो जो है अगर उस पर प्रॉपरली टाइम पे ध्यान नहीं देंगे और सर्दी मौसम का बहाना समझ के उसको जो है इग्नोर कर देंगे तो वो आपकी एक अलग बीमारी में चीज़ जो है मुब्तला हो जाती है, तो बाद में वो मजीद मसला बनती है, मजीद जो है इंसान के लिए प्रॉब्लम। कॉलर है हमारे साथ, हम कॉलर की जाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी मैडम जी, डॉक्टर साहब से बात करवा दो। जी जी, अपना नाम बताइए और डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी राजा जफर इकबाल मानसरा। जी जी, आप सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, मैं आपको ये खाने के बारे में बताता हूँ कि मैं एक दफा मेरे दोस्त की शादी हुई है, हम उधर गए हैं वलीमे पे। जी। वलीमे पे हम गए तो उधर मेरे साथ एक मोटा सा आदमी बैठ गया ना, उसका पेट भी बहुत बड़ा था जी। वो मैंने तो खाना प्लेट में थोड़ा सा डाला है, थोड़ी बिरयानी खाई है, कोई एक पीस था मुर्गी का, वो मैंने खाया। जी। ओह, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। एनीवेज आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी बात से ही बात निकलती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लाइक पेट उनका यहाँ जा रहा होता है या ऐसे, उनको कोई बीमारी होती है या कोई ऐसी वजह, लाइक वो बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते, उसके बावजूद वो बचपन से इतने फैट होते हैं, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखें, ये कोई वो हेल्दी नहीं होते हैं, ये उल्टा एक वो बीमारी में मुब्तला हुए होते हैं जिसका वो
वो ख़ास ख्याल नहीं करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। और अक्सर आप जिस तरह बात कर रही हैं कि लोगों के सिर्फ पेट निकले हुए होते हैं, वो इस तरह है कि अब जिस तरह मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सुबह से लेकर रात तक बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, मैंने बैठ के काम करना है, हर चीज़ है, मैं खाना भी बैठ के खा रहा हूँ, उसके बाद कोई हलचल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा जो स्टमक का साइज़ है या कोई भी है उसके स्टमक का साइज़ इंक्रीज़ होगा और जो इंटेस्टाइन्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगी, जिसकी वजह से जो पेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, फैट की लेयर उस पर एक्स्ट्रा आना शुरू एक हो और जाती कॉलर है। को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं विश बात कर रही हूँ पिंडी से। जी महविश, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ना, मेरी जो फिजिक है वो बहुत स्किनी सी है ना, बिल्कुल मतलब स्लिम, बहुत ही स्किनी, मतलब इस तरह है ना। और मेरा डाइट भी नॉर्मल है, मैं नाश्ता भी करती हूँ, दोपहर का थोड़ा सा कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन ये कि मिस नहीं करती, टाइम से थोड़ा सा लेट हो जाता है, एटलीस्ट 4 o'clock, मतलब 4 बज जाते हैं, ठीक है। फिर रात का भी खाती हूँ, बट मेरा वेट गेन नहीं होता। अच्छा, आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है? हाइट मेरी 5'2" है और एज मेरी है 24। 24 आपकी एज है और आप का प्रॉब्लम है कि आपका वेट जो है बढ़ नहीं रहा, अंडर वेट है। जी इसमें एक चीज है, आपकी जो डाइट है उस वो आपकी मेल न्यूट्रिशन डाइट है जिसमें प्रॉपर ग़िज़ा नहीं है और बवक्त आप खाना, आप खुद बता रही हैं कि मैं अक्सर औक़ात लेट हो जाती हूँ, मेरा एक टाइम नहीं है खाना खाने का, तो ये जो एक वजह है ये भी आपके वज़न ना बढ़ने की अलामत में आता है। दूसरा ये है कि इसमें आपको चाहिए कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें, आप ज़्यादा मतलब थोड़ी सी ऑयली चीज़ें खाएं। ऑयली चीज़ों में लाइक अब आप डिपेंड करता है कि जंक फूड से हट के घर में ही कोई इस तरह की आइटम हो जो आप ऑयली हो, जिस तरह आप सब्जी हो, सब्जी आप ज़्यादा खाएं, चिकन आप खाएं लेकिन चिकन खाएं देसी, शेवर नहीं खाएं, पोल्ट्री वाला ना खाएं, क्योंकि उससे जो है आपका वेट में कोई असर नहीं आएगा, वो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा डिजीजेस फैल रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तो मुझे देसी चिकन और वो साथ आपको ऑयल ज्यादा यूज करना ऑयल चाहिए। इतना ज्यादा यूज नहीं करना कि आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम शुरू हो जाए। आप इस तरह यूज करें कि आपका जो है हल्का हल्का आपको फील हो कि आपका वेट बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि आपको एक प्रॉपर टाइम रखना पड़ेगा अपनी डाइट का, सुबह के नाश्ते का, दिन के खाने का और शाम के खाने का। और शाम का खाना जो है आप बहुत लेट ना करें, क्योंकि शाम का खाना तभी लेट होगा जब आप दिन का खाना लेट करेंगी। अब 4 बजे आप खाना खाएंगी दिन का, तो डेफिनेटली आप तकरीबन रात को 9, 10, 11 बजे जाके रात का खाना खाएंगी। तो ये है कि आप प्रॉपर अपना एक टाइम टेबल बनाएं, जिस टाइम आपने खाना खाना है और बवक्त आप टाइम के हिसाब से खाना अपना खाएं और हाई लेवल ऑफ प्रोटीन आप लेना शुरू करें, जिसकी वजह से जो है आपका वेट जो है गेन होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा खाना खाएं जो मुतवाज़िन ग़िज़ा हो और जो आपको फ़ायदा दे, और सबसे पहली बात है कि डिसिप्लिन हो आपके खाने में, आपके काम करने में। एनीवेज, ये बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन। और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर ऑन कॉल। मुझे कहते हैं कहकशां राजा और हमारा साथ रहता है आपके साथ हर जुमेरात 6 से लेकर 7 बजे तक K2 टेलीविजन के थ्रू लाइव। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं 05141022251 पर कॉल करके। और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, जिनमें मोटापा, शुगर और ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करें, और साथ ही साथ हम बात करें जोड़ों के दर्द के हवाले से। अगर आपका भी कोई सवाल है तो लाइव कॉल करके आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। एनीवेज जी, डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहेंगे। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जैसे कि जोड़ों का दर्द अगर हो जाता है किसी को तो उसका क्या इलाज है, उसकी बेसिकली वजूहात क्या है, फिर उनका इलाज किस तरीके से करना है? देखें, जोड़ों का जो दर्द है वो बेसिकली एक तरह से उसको आर्थराइटिस भी कहा जाता है और आर्थराइटिस की बहुत सी इकसाम है।
अब इसमें ये होता है कि टेंडोन्स और लिगामेंट्स होते हैं आपके जॉइंट्स के साथ। अब जिस तरह हमारी उंगलियां हैं, ये जो मूवमेंट है ये टेंडोन और जॉइंट लिगामेंट्स के ज़रिए होती है। हमारे जॉइंट तो है ही है जुड़ा हुआ आपस में, लेकिन उसमें एक गैप होता है, वो गैप ख़त्म हो जाए तो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। अक्सर औक़ात घुटनों में काफ़ी ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। लोग इस तरह महसूस करते हैं जैसे उनके जो जॉइंट्स हैं वो आपस में रगड़ खा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक लिगामेंट सी है जॉइंट्स के बीच में जो उसको फ्लेक्सिबल रखती है मूवमेंट में, उसके लिए जॉइंट के लिए आसानी करती है। अगर वो ज़्यादा मतलब उसका एक जो थिकनेस है वो कम हो जाए या वो ख़त्म हो जाए तो जोड़ों का जो दर्द है वो नहीं जाता। लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोग जो है एक नॉर्मल काम करने से भी रह जाते हैं। तो इसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन इसमें गाउट है, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आ जाता है, इसमें मज़ीद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इसकी इकसाम है आर्थराइटिस की। तो कभी कभार होता है कि लोगों के जो जोड़ हैं वो स्वेल हो जाते हैं, स्वेल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है उनको, वो चल फिर नहीं सकते हैं। अगर चलते हैं एक दो कदम लेते हैं तो उसके बाद उनका तीसरा चौथा कदम नहीं होता, क्योंकि तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है, वो वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर मज़ीद ये होता है जो टेंडोन्स होते हैं जो एक जॉइंट को दूसरे जॉइंट के साथ जोड़ के रखते हैं, जिस तरह हमारे बाजुओं में होते हैं टेंडोन्स लिगामेंट्स, वो जो है जोड़ के रखते हैं। हम जो मूवमेंट करते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। वो सिकुड़ने की वजह से जो है अब एक सपोर्ट तो चाहिए मूवमेंट के लिए, वो सपोर्ट जो है वो कमज़ोर हो गई है, तो वो बाजू या तो कंप्लीट पूरा खुलता नहीं है या पूरा जो है वो बंद नहीं होता। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ लोग फील करते हैं। इस बीमारी के लिए इलाज है और वो इलाज जो है कोई शॉर्ट टर्म इलाज नहीं है, उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं जो इन चीज़ को रीजनरेट करती हैं। रीजनरेटेड मेडिसिन्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो टेंडोन्स और लिगामेंट्स हैं और जो एक लेयर होती है जॉइंट्स के बीच में जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वो वापस उसको रीजनरेट करने के लिए कुछ मेडिसिन्स हैं। वो टाइम के साथ साथ अराउंड 2 to 3 मंथ्स में लोग जो हैं प्रॉपरली वापस अपनी जगह पे आते हैं। तो इसका इलाज फिज़िकल एक्टिविटी से नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से ही लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसका है थोड़ा रेस्ट और साथ साथ जो है नॉर्मल सी, बिल्कुल नॉर्मल सी मूवमेंट। साथ मेडिसिन्स लें, मेडिसिन्स जो हैं रीजनरेटेड मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। अगर तो इंसान के जो टेंडोन्स लिगामेंट्स हैं ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और जोड़ों को बहुत शदीद दर्द है, तो वो उन मेडिसिन्स की यूज़ इनटेक करने के बाद जो है लोग उसी से थोड़ी निजात हासिल करते हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलती है, वो जो चीज़ उनकी ख़त्म हो रही है वो वापस जो है बनना शुरू हो जाती है। और उसके वापस बनने तक, उसके कंप्लीट होने तक जो है इंसान को रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो रेस्ट नहीं करेगा लेकिन मेडिसिन खा रहा है और रेस्ट नहीं कर रहा, तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है, तो वो उल्टा अपने लिए मज़ीद जो है नुकसान बना रहा है, अपने लिए एक परेशानी, अपने लिए एक बीमारी को जो है इंक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए रेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट करने से मूवमेंट नहीं होगी। जब मूवमेंट नहीं होगी तो वो जॉइंट्स का आपस में जो टकराना है वो ख़त्म होगा, मेडिसिन से जो है वो वापस पैदा होंगी, वापस बनेंगी, मजबूत होंगी। उसके बाद जाके टाइम के साथ साथ बंदा जो है वो ठीक होगा। अच्छा, जोड़ों के दर्द का मौसम से भी कोई ताल्लुक है? जोड़ों के दर्द का मौसम से ताल्लुक है, लेकिन मौसम सिर्फ सर्दियों का अक्सर मौसम होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ निकलती है। और अक्सर औक़ात जोड़ों के दर्द से हट के भी अगर बात की जाए, कुछ लोग जो इनका एक्सीडेंट हुआ होता है, लाइक फॉर एग्जांपल बाइक से गिर जाते हैं, किसी का घुटना लग गया रोड पे, टखना लग गया, या इस तरह की चीज़ें हैं, वो नॉर्मल पूरा साल जो है वो ठीक रहेंगे, लेकिन जब सर्दियां आएंगी उनको तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि ठंडी हवा उनको मिलती है। जब तक उनकी जो अकड़ जाती है ठंड की वजह से, तो वो जब तक उनकी जो बॉडी है वो एक नॉर्मल एक गर्म टेम्परेचर में रहेगी, वो वार्मर्स यूज करेंगे, उसको सपोर्ट करके रखेंगे तो वो ठीक रहेंगे। लेकिन जो ही ठंडी हवा लगती जाएगी तो उनको तकलीफ होती है। क्या हमारे साथ कॉलर मौजूद है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से अनम बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर साहब से?
मैम मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी बेटी 7 साल की है, उसकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ रही और वेट भी बहुत कम है, 15-16 kg का वेट है। 7 साल की है, हाइट नहीं, कितनी हाइट है इस टाइम उसकी? इसकी हाइट तो बहुत ही कम है, 2-3 इंच, यानी जितने बच्चों की होती है ना 7 साल के बच्चों की, उतनी उस हिसाब से कम है इसकी हाइट। अच्छा, 2-3 इंच 4 इंच कम है इसकी। 2-3 इंच 4 इंच, तो ये जो है 2-3-4 इंच तक जो है ये तो एक कंप्रोमाइजिंग सी हाइट होती है, इसमें तो कोई इतनी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये थोड़ा सा टाइम के साथ साथ जो है इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा मजीद अगर आप थोड़ा सेल्फ ध्यान देना चाहती हैं, खुद से ध्यान देना चाहती हैं, तो उसमें आप अपनी बेटी की ग़िज़ा में जो आप अपनी बेटी को खुराक दे रही हैं वो थोड़ी सी हेल्दी खुराक दें, क्योंकि अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि कुछ खुराक ऐसी होती हैं जिसमें न्यूट्रिशंस कम होते हैं, तो वो जो है बॉडी को इनटेक को, बॉडी की नीड को पूरा नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब सब कुछ ही खाती है वो, हर चीज, यानी फ्रूट, जूस, दूध, अंडे, सब कुछ ही देती हूँ, मीट वगैरह भी। ये है कि वो अक्सर औक़ात एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान को लगता है कि मेरे हाइट जो है वो कम है, बढ़ नहीं रही है, लेकिन अभी जो आपकी बेटी की एज है वो ग्रोइंग एज है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। टाइम के साथ साथ जो है इस हाइट जो है इंक्रीज हो जाएगी। बाकी मजीद जो है मैं चेक कर सकता हूँ, आप अफशा मेडिकल सेंटर में तशरीफ लें, तो वहाँ पे जो है मैं मजीद इस चीज़ को चेक कर लूँगा। एनीवेज जी, थैंक यू। अच्छा, ये होता है कि बहुत सारी बच्चियां पहले हाइट नहीं कर रही होती, लेकिन एकदम से जब वो 13 साल या 14 साल की होती है तो एकदम से वो हाइट करती हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर 7 साल में उनकी हाइट नहीं बढ़ रही तो आगे भी नहीं बढ़ेगी, हो सकता है एकदम से वो हाइट कर लें, ऐसा होगा? ऐसा ही है। मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसी मेरी कजन्स हैं, छोटी हैं, जो लाइक 1 साल पिछले साल में उनकी हाइट ऐसी बढ़ी है कि लाइक मेरे से भी ऊंची दिखना, बड़ी दिखना शुरू हो गई। ये एक सिनेरियो होता है बॉडी का, न्यूरो रिसेप्टर्स पे डिपेंड करती है कि वो जो है एटमॉस्फेयर किस तरह का एनवायरनमेंट, अक्सर ये चीजें एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती हैं, और हाइट फैमिली पे भी करती हैं, किसी के फादर हाइटेड हैं या मदर की हाइट अगर नहीं है तो फिर बच्चों में भी वो चीजें ऐसा ही है। हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, ये हर चीज जो है ये इंसान के अंदर ही बनी हुई क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, ये हर चीज उसके ऊपर वेरी करती है। अगर हम इंसान से हट के चीज देखी जाए तो उसमें एनवायरनमेंट आता है। अक्सर जो होते हैं बच्चे, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई खेल कूद नहीं है, तो उसकी वजह से जो है बस लाइक वो कंप्रेस से एक माशरे में रहते हैं। खास तौर पे आज के दौर में जब हम बच्चों को टैब दे देते हैं, फोन दे देते हैं या लैपटॉप दे देते हैं, तो बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज हमने खुद ही ना उनको बाउंड कर दिया कि आपने अंदर रहना है और इन चीजों के साथ ऐसा ही है। तो ये सब चीजें जो हैं ये लोग अपने ही औलाद का, अपने ही बच्चों के लिए नुकसानदेह चीज बना रहे हैं। देखें, अब एक बच्चा है वो हर टाइम मोबाइल पे, सुबह उठ रहा है, उसको नाश्ता मिला है, नाश्ते के बाद उसके हाथ में मोबाइल दे दिया गया है, अब वो मोबाइल आधा घंटा देख रहा है, घंटा देख रहा है, 2 घंटे देख रहा है, माँ जो है, बाप जो है वो अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। ये चीजें देख वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में इस तरह के गैजेट्स दे देते हैं। तो वो अब उससे वो ये चीज नहीं देखते कि ये इस चीज से उनके बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। देखें, सबसे पहले तो एक जो बच्चा है वो यंग है, वो छोटा है, वो एक उसकी जो टोटल बॉडी है वो बिल्कुल फ्रेश है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। जब वो चीजें यूज करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम आता है सर दर्द और आई साइट का प्रॉब्लम आता है बच्चों में। अक्सर आपने देखा हो आजकल तो मेजोरिटी ये चीज है कि 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं, नजर कमजोर है, ऐनकें लगी रही हैं उनको, और इतना मोटा चश्मा मैंने देखा है कि इतना मोटा चश्मा उनको लगा, उनकी नजर इतनी ज्यादा वीक, क्योंकि आप देखें ना मोबाइल यहाँ पे है, वो सोफे पे है, बेड पे है, जो भी है, वो उसके इतने लंबे हाथ तो है नहीं कि वो यूं दूर करेगा, वो बिल्कुल करीब यूं देखेगा, तो वो उस चीज से जो है काफी ज्यादा उसकी आईसाइट पे असर पड़ता है। लेकिन इस चीज में हम बच्चों को कैसे मना करें जब हम 24 घंटे लाइक इतनी एडिक्शन हो गई कि मोबाइल फोन अगर कुछ नहीं भी, कोई नोटिफिकेशन नहीं भी आएगा तो रैंडम हमें आदत होगी अपना फोन खोल के देखने की। देखें, इस चीज में बच्चों को रोकने से पहले इंसान को खुद को रोकना चाहिए, डिसिप्लिन एक बनाना चाहिए कि हाँ जी, अब रात के टाइम अक्सर औकात बड़े। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ।
तकरीबन 2 साल पहले तो मेरा नसों का मसला था, टांगों में दर्द होता था, तो MRI वगैरह कराई है तो उन्होंने कहा कि नसें दबी हुई है ना, तो इनका ऑपरेशन कराएं। फिर उसके बाद कोई दवाई वगैरह ली है, काफी मैंने खाई है, पेन किलर भी, तो उनसे फर्क नहीं पड़ा। तो एक जगह से लिए जेने वाली साइड से तो फर्क पड़ा, लेकिन अब 3 हफ्ते हो गए मैं एकदम उठी हूँ ना, तो मैं वो दर्द निकल गया एक साइड से ना, तो बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ है। ये ब्लू एरिया में मैं गई हूँ, इधर डॉक्टर ने एक्सरे किया तो उन्होंने कहा मसल जो है वो स्लिप हो गए हैं या पता नहीं क्या। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है तो वो मेरा ना बहुत ही अकड़ जाती है टांग, में उठ भी नहीं सकती। तो प्लीज मुझे इसका कोई हल बता दें, मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी जॉइंट्स में स्टिफनेस आती है या मसल में आती है टांगों के? मसल का मसला, ये मोहरों की जगह जहाँ पे मोहरा होता है। अच्छा, मोहरों की जगह कोई आप को चोट वगैरह या आप गिरी या कोई झटका वगैरह तो नहीं आपको लगा? झटका बस वो एकदम बच्चे को उठा के बेड पे बिठाया तो उस टाइम निकल गया। अच्छा, इसके लिए ये है कि आपको सबसे पहले तो कोई इस तरह का वार्मर रखना चाहिए जो काफी ज्यादा गर्म हो, जो आपकी बैक को, आपके मोहरों को जो है हीट देता रहे। उसके अलावा मजीद मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ जो आप खुद बासानी घर में कर सकती हैं विदाउट एनी मेडिसिन। देखें, मैं आप जितनी मेडिसिन लेंगी अलग अलग जगहों से, वो आपको ज्यादा जो है तकलीफ देगी, क्योंकि मेडिसिन जो है इस दर्द के लिए हाई डोज की दी जाती है, एक नॉर्मल डोज नहीं दी जाती है। हाई मिलीग्राम की मेडिसिन होती हैं तो वो आपकी तकलीफ को वक्ती ख़त्म करती हैं, लेकिन वो परमानेंटली ख़त्म नहीं करती। तो उसके लिए ये है, अगर आप खुद से इस चीज़ को डील करना चाहती हैं तो आप या तो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहने, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। उसके अलावा मज़ीद जो है आप रात के टाइम और सुबह के टाइम एक वो जो वाटर बैग होता है, हॉट वाटर बैग, वो आप यूज करें, और उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाटर का जो है ज्यादा ना करें कि अक्सर औकात फट भी जाता है और वो आपको मजीद नुकसान दे दे। ये है कि आप एक नॉर्मल लाइक 100 डिग्री जैसे ही उबाला आए, उबाले के करीब ही आप उस वाटर को जो है 5 मिनट के लिए रख दें और उस बैग में डाल के वो आप अपनी कमर के नीचे रखें। उससे ये है आपकी जो नसें दबी हुई हैं वो भी, उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। उसके अलावा आपकी एक तरह से टकोर भी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि अक्सर हम नमाज पढ़ते हैं, जब झुकते हैं नमाज के लिए तो घुटनों में से एक अजीब सी आवाज़ आती है, या कभी किसी के बाजू से भी इस तरह की आवाज़ आती है, हड्डियों से। तो उसकी क्या रीज़न होती है? क्या वो भी जोड़ों का दर्द है? वो जोड़ों का दर्द तो नहीं कह सकते उसको, वो वीकनेस ही होती है। अक्सर औकात जॉइंट्स जो हैं थोड़ा सा लाइक शायद उन बंदों को होता है जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हो, वो टक टक की जिस तरह कड़ाका होता है उस तरह क्रैक्स की तरह की आवाज होती है। वो चीज अक्सर जिस तरह आप सजदे में जाते हैं तब निकल है, या लाइक बाजू सीधा करते हैं तो अक्सर औकात कोनी से निकलता है। तो ये कोई मजीद बीमारी नहीं है, ये हल्का फुल्का सा होता है, कोई बल पड़ा हुआ होता है अक्सर औकात हड्डियों में, क्योंकि बल मसल में ही नहीं पड़ता, हड्डियों में भी बल पड़ता है। तो ये है कि ये एक नॉर्मल चीज है। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है दूध। इंसान दूध का इस्तेमाल करे सुबह के टाइम या रात के टाइम जो है, तो वो टाइम के साथ साथ विद इन अ वीक और 2 वो इस चीज़ से निजात हासिल कर लेगा। ये जो उनको तकलीफ या कोई भी दर्द भी अगर अक्सर औकात उठता है या वापस उठते हुए उनको तकलीफ होती है तो वो उस चीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। और क्रैम्प्स भी अक्सर पड़ जाते हैं ना एकदम से, आपकी रात को सोते में टांग में, बाजू में, कभी फिंगर्स में, तो उसकी क्या वजह है? क्रैम्प्स जो है वीकनेस की वजह से पड़ते हैं। एक आप की अगर ग़िज़ा ठीक नहीं है और आप लाइक काइंड ऑफ लो प्रोटीन, लो मेल न्यूट्रिशन आइटम्स ले रहे हैं, क्रैम्प्स जो हैं तब पड़ते हैं अक्सर औकात। और क्रैम्प्स जो सही लोगों को पड़ने चाहिए वो जिम में पड़ते हैं, जिम एक्सरसाइज जो करते हैं, बहुत हाई वेट यूज़ करते हैं, उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, क्योंकि उनका एक मसल की मूवमेंट इस तरह से हो रही होती है। घर में अक्सर औकात औरतों में ज्यादातर ये होता है कि क्रैम्प्स पड़ गए हैं, तो वो चीज खास तौर पे रात के टाइम जब आप सो रहे होते हैं जी, तो वो वीकनेस है, वो बॉडी के अंदर वीकनेस है। मसल्स के टेंडोन्स जो हैं, लिगामेंट्स जो हैं वो आपके थोड़े कमज़ोर हैं, पट्टे से जो हैं वो आपके कमज़ोर हैं, इस वजह से जो है आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं। उसके लिए आप फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें, आप दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें और आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये चीज़ जो है ये वो चीज़ है जो नेचुरली आपको जो है टाइम के साथ साथ सही कर देती है।
अच्छा, बात अगर कद के हवाले से की जाए तो कौन सी उम्र तक कद बढ़ता है? अब आप लड़कियों में भी बताएं और लड़कों में भी बताएं। लड़कियों और लड़कों में दोनों की एक ही उम्र है कद बढ़ने की। जो मैक्सिमम एज है वो अराउंड 18 से 20 तक है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी 22-23 साल तक बढ़ता है। कहा जाता है ना कि लड़कों के जी। 22-23 तक भी एक्सटेंड हो तो जाता है। ये है कि ऐसा नहीं है, जो भी हाइट बढ़नी है वो 20 साल तक बढ़ती है। 20 से ज्यादा लाइक अल्लाह तवक्कल कोई ऐसा हो जाता है, चांस किसी का बन जाता है कि उसकी लाइक 1 ऑफ 1000 ऐसा होता है कि 1000 में से एक ऐसा बंदा है जिसकी हाइट बढ़ गई है 21 22 साल की उम्र में। वैसे जो एक नॉर्मल जो एज है वो 18 से 20 साल है, क्या लड़के क्या लड़कियों के लिए हाइट बढ़ने की। और अक्सर कहा जाता है कि हाइट बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स यूज करें, तो क्या उन सप्लीमेंट्स का कोई फायदा होता है? हाइट बढ़ जाती है? देखिए, सप्लीमेंट्स डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ले रहे हैं। और उसके अलावा सप्लीमेंट्स सिर्फ आप हाइट के लिए ले रहे हैं वो, लेकिन नुकसान भी आपके मजीद पहुंचाते हैं, क्योंकि उन सप्लीमेंट्स की इनटेक जो आप कर रहे हैं उसको बाद में आपने अपनी बॉडी से जो है निकालना भी है, वेस्ट भी करना है। तो उस वेस्ट के चक्कर में लोग अक्सर वेस्ट नहीं करते। लोग बस सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, इनटेक उनकी ज़्यादा है कि ज़्यादा हाइट बढ़े, 6 फुट तक जाएं, 5'11", मतलब आजकल तो 5'11", 5'10" को नॉर्मल समझते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि 6 फुट से अबव ही जाएं जितना जा सकते हैं। तो ये उनके साथ जुल्म है, ज़्यादती है। सप्लीमेंट्स जो हैं नुकसानदेह भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के सप्लीमेंट है। अब अच्छी कंपनी के आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और वो बॉडी जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो चीज़ जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ सप्लीमेंट से अच्छा है कि बच्चों को दूध ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि दूध जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट इंक्रीज़ करने में मैटर करता है, इन्वॉल्वमेंट है उसकी। वेल जी, प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं आपकी मेजबान कहकशान राजा। प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर ऑन कॉल और बिल्कुल जी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। अगर आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 05141022251 पर। और ब्रेक पर जाने से पहले हम हाइट के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं उसी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। कहा जाता है कि कैल्शियम की जो सप्लीमेंट है, स्पेसिफिक कैल्शियम को दिया जाए ताकि बच्चों की हाइट बढ़े, तो क्या ऐसा ही है? जो कैल्शियम बहुत मैटर करता है इंसान की हाइट बढ़ने में, लेकिन बहुत क्या ज़्यादा जरूरी है कि सिर्फ सप्लीमेंट के थ्रू दिया जाए? हम अपनी डाइट के थ्रू भी तो ले सकते हैं। डाइट के थ्रू भी लिया जाए। सप्लीमेंट्स तो मैं प्रेफर नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि डाइट, एक नेचुरल डाइट में ही कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा किया जाए। उसकी वजह से जो है इंसान को कोई नुकसान नहीं है किसी चीज़ का। कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा इंटेक करें तो नुकसान है। और अक्सर औकात इस तरह होता है एक्स्ट्रा बोन्स निकल आती हैं जॉइंट्स में। मोस्टली लोगों को इस तरह फील होता है जैसे उनको एक एक्स्ट्रा हड्डी निकल रही है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, फैमिली में भी अक्सर औकात देखे हैं और आउट ऑफ फैमिली भी अक्सर नॉर्मली लोगों में देखे हैं। और कुछ पेशेंट भी इस तरह के आए हैं जो कहते हैं कि हमारी हड्डी निकल रही है और वो प्रॉपर नज़र आता है, विजिबल होती है। तो उसका जो इलाज है वो तो ऑपरेशन के बगैर ख़त्म हो नहीं सकती। तो दूसरा ये कि कैल्शियम की इंटेक सप्लीमेंट के बजाय डाइट में की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। दूध ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, वो सेहत के लिए कॉलर काफ़ी हमारे अच्छा साथ है। मौजूद है और देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी चकवाल से बात कर रहा हूँ। क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मोटापे की बात करनी थी। जी जी, आप कीजिए। जी काइंडली आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और अपना सवाल ड्रॉप करें। मतलब एज हाँ टीवी का
आई थिंक लाइन में काफी डिस्टरबेंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कैल्शियम के हवाले से, तो कैसे माओ को कैसे पता चलेगा कि कितना कैल्शियम उनको देना है, क्या चीज उसमें शामिल करें, स्पेशली सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, दूध हो, क्या स्पेसिफिक आप उनको रिकमेंड करेंगे? मैं बच्चों के लिए ये प्रेफर करता हूँ कि माएँ जो हैं उनको दूध दें ज्यादा से ज्यादा। आजकल के बच्चों का ये मसला भी है ना कि उन्होंने दूध नहीं पीना, उन्होंने देसी घी नहीं खाना। ऐसे हमारे ही। टाइम में तो हम ये चीजें शौक से खा लेते यही थे। बात है, आजकल असल में अननेचुरली चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि बस उसमें टेस्ट इस तरह का दे दिया गया है कि जिसकी ज़ुबान पे वो टेस्ट चढ़ता है वो कहता है बस मुझे वही चीज़ मिले। आजकल अब देखें तो डब्बों वाला दूध है, कोई खुला दूध नहीं, गाय भैंस का दूध नहीं इस्तेमाल होता। जो पुराने पुराने लोग हैं घरों में, जो बुज़ुर्ग हैं, सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल उनको भी देखा जाए वो भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि एटमॉस्फेयर इस तरह का बन चुका हुआ है। तो इसके अलावा मज़ीद अगर देखा जाए तो फ्रूट्स जो हैं काफ़ी अच्छा रोल उनका है कि वो बॉडी की इंटेक में, बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिशन ज़्यादा करते हैं, हार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। एप्पल, बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं हाइट के अंदर, इनका बहुत अच्छा रोल है हाइट के लिए, इंक्रीज़ के लिए। मज़ीद जो हैं सब्ज़ियाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो देसी आइटम्स हैं, जो इंसान अगर खाता है और इंसान अपने बच्चों को आदत डालता है इन चीज़ों की, तो एक तो वो बीमारियों से दूर रहते हैं, बीमारियों के अलावा उनकी बॉडी जो है एक स्ट्रॉन्ग बनती है। एक एटमॉस्फेयर बेशक जैसा मर्जी हो, लेकिन अगर वो इन देसी आइटम्स की इंटेक करें तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वो किसी भी चीज़ को जो है फेस कर सकते हैं, कोई भी बीमारी उनको इतनी जल्दी नहीं आ सकती है। टाइम के साथ साथ ये है कि उनका इम्यून सिस्टम, उनके न्यूरो रिसेप्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो खुद ब खुद ही उस बीमारी को, उस जर्म्स को, जो किसी भी बीमारी के जरासीम हैं, उनसे आपस में लड़ जाते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अक्सर औकात बच्चों को या बड़ों को। तो ये सारा डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मज़ीद अगर अब जिस तरह की बात करूँ, कैल्शियम ही एक ख़ास चीज़ है जो हाइट के ऊपर मैटर करता है, हाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास चीज़ है। तो इसमें लोग प्रेफर सप्लीमेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन मैं वो चीज़ प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है। जो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल में थोड़ा टाइम लगता है, आर्टिफिशियल में जो है वो कोई टाइम नहीं लगता, वो विद इन नो टाइम जो है इंसान को रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होते हैं, लेकिन वो उसके नुकसानात जो हैं वो इंसान को नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इंसान कहता है ये जस्ट नॉर्मल है। अब नेचुरल चीज़ एक इंसान ले रहा है तो उसके कोई नुकसानात नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, लेट्स सी कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अबरार बात कर रहा हूँ कोटा से, पिंडी कोटा से। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब से कि मेरे ये जो है टांगे रात को जब सो जाता हूँ उसके बाद ये पिंडियों से नीचे नीचे सुन्न हो जाती हैं और इनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको शुगर तो नहीं है? शुगर भी नहीं है, पता नहीं किस तरह का, बाजू भी जो कुनियों से नीचे नीचे वे भी थोड़े थोड़े सुन्न हो जाते हैं और घुटनों से नीचे पाँव भी सुन्न हो जाते हैं। जब टांगे थोड़ी देर हिलाएं तो फिर वो तो ठीक हो जाता है। आप इस तरह करें, आप अपना आरबीसी का टेस्ट करवाएं, आप अपना ब्लड काउंट करवाएं कि आपके खून में कोई कमी तो नहीं है। अक्सर औकात इस तरह होता है कि वाइट ब्लड सेल और आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल जो हैं वो कम होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है बॉडी अक्सर औकात मूवमेंट ना हो तो इसी तरह रहे, बंदा लेटा हुआ हो या बैठा हुआ हो तो सुन्न हो जाती है। यह है कि आप अपना खून चेक कराएं कि खून की कमी ना हो आपको। तो अगर खून की कमी होगी तो इसके लिए कोई गज़ा में या किस तरह की कोई टैबलेट्स वगैरह? जी, खून की अगर कमी हो तो उसके बाद उसकी कमी पूरी करने के लिए कुछ गज़ाएं हैं वो ली जाएंगी। उसके अलावा जो है कुछ मेडिसिन हैं वो उसकी इंटेक लेने से आपकी जो खून की कमी है वो पूरी हो जाएगी। मज़ीद मालूमात जो हैं आप मेरे पास विज़िट कर सकते हैं अफशा मेडिकल सेंटर पे, तो मैं आपको वहाँ प्रॉपर जो है चेक करके आपके टेस्ट करवा के जो है मैं आपको बता सकता हूँ।
अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, अगर शुगर के हवाले से बात करें तो शुगर में लाइक वेट, अगर जैसे इनकी बात की जाए तो जैसे ये कह रहे हैं कि इनको रात के टाइम टांगों में दर्द होता है, तो इसमें एक ये मसला भी हो सकता है कि मे बी इनका वेट ज़्यादा हो, क्योंकि वेट की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। जी अक्सर इस तरह होता है, वेट ज़्यादा होता है। अब लाइक अगर टांगों की इन्होंने जिस तरह बात की कि मेरे घुटनों से नीचे नीचे जो है सुन हो जाता है, वो अब ब्लड फ्लो उधर नहीं होता है। अगर मोटे बंदे की जो वेन्स हैं वो मोटी हो जाती हैं, उनके अंदर जो है वो चिकनाहट सी एक आ जाती है, जिसकी वजह से उनका ब्लड फ्लो लेवल जो है वो स्लो हो जाता है और वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं करता बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो समटाइम ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाता है। उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वो तकलीफ का बाइस बनते हैं, तकलीफ सामना करते हैं तकलीफ का। और मज़ीद ये है कि उनकी जो टांगे हैं, पाँव की तलियां हैं, हाथ हैं, सुइयां सी चुभना शुरू हो जाती हैं, सुन होना शुरू हो जाते हैं। और अगर वो मूव करते हैं तो उनको इस तरह फील होता है जैसे उनकी टांगे या उनके हाथ या उनकी उंगली, जो भी वटेवर जिस जगह पे भी वो फील करते हैं, वो है ही नहीं साथ। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मोटे बंदे के लिए वजूहत ये हैं कि उसकी जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो स्वेल हो जाती हैं, उनके अंदर चिकनाहट आ जाती है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को फेस करते हैं। दूसरा, वज़न अगर उनका इंक्रीज्ड है तो वो वेन्स उनकी दबती हैं वज़न की वजह से, जिसकी वजह से वो ये चीज़ें फील करते हैं। अच्छा, शुगर के हवाले से एक और चीज़ भी है ना, जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि शुगर खाने से पहले चेक करवाएं अलग होगी, खाने के बाद अलग होगी, तो फिर बेसिकली कौन सी वाली शुगर कंसीडर की जाएगी कि वो हाई है, लो है? क्योंकि जाहिर है जब आपने खाना नहीं खाया होता उस टाइम तो उसका लेवल लो ही होता है। ऐसा ही देखें, सबसे बेहतरीन टाइम जो शुगर चेक करने का खाली पेट वो सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम इस तरह का है कि इंसान ने कुछ खाया हुआ नहीं होता, जो खाया हुआ होता है रात को ही खाया हुआ होता है। इंसान अपने पास ग्लूकोमीटर रख ले, उसके ज़रिए अब इंसान अपनी शुगर चेक कर ले। और जो शुगर विद फास्टिंग खाली पेट जो है वो अगर उसकी आ रही है लाइक एक नॉर्मल बंदे की, किसी इस तरह नहीं कि कोई शुगर का डायबिटिक पेशेंट है, उसकी एक नॉर्मल बंदे की जिस तरह मैं आप हो गए, हम अगर अपनी शुगर चेक करते हैं तो हमारी शुगर होनी चाहिए लाइक अराउंड 120 के करीब, 120 से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों के लिए, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नॉर्मल है। अब यही बात अगर हम करें कि डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए विद फास्टिंग जो शुगर चेक करे अगर वो, तो वो शुगर लेवल होना चाहिए 140 या 160 से नीचे नीचे होना चाहिए। उससे अगर मज़ीद बढ़ है तो वो उसके लिए नुकसानदेह है, उसकी शुगर हाई है। अब यही अगर हम खाने के बाद चेक करें तो खाने के बाद जो है लाइक अक्सर औकात नॉर्मल बंदों की होती है, जिनको शुगर नहीं है उनकी हो जाती है 140-160 के राउंड अबाउट, तो वो एक तरह से उनके लिए नॉर्मल होती है। और अगर यही डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें तो वो उनके शुगर होती है लाइक 200 प्लस चली जाती है, 300 से नीचे, 250 से नीचे, तो वो उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। वेल, अब एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन, मुझे कहते हैं कहकिशा राजा, आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर ऑन कॉल। वेल जी, स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं जिनमें डॉक्टर आलियान का नंबर भी मौजूद है। अगर आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं या अपनी किसी भी बीमारी के हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं तो लाइव कॉल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 05141022251 पर आप कॉल कर सकते हैं। और प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे शुगर के हवाले से। डॉक्टर साहब, अगर किसी को शुगर है और डॉक्टर उनको इंसुलिन रिकमेंड कर रहे हैं तो क्या इंसुलिन की तरफ जाना चाहिए या सिर्फ मेडिसिन ही लेनी चाहिए? देखें, इंसुलिन और मेडिसिन दोनों में फ़र्क है। अक्सर लोग होते हैं इंसुलिन पे कंट्रोल हो जाती है जिनकी शुगर, कुछ लोग होते हैं मेडिसिन पे कंट्रोल कर लेते हैं शुगर को, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो मेडिसिन और इंसुलिन दोनों ही ले रहे होते हैं टाइम के साथ। इंसुलिन तब प्रेफर की जाती है जब इंसान की शुगर का एक जो रेंज है, एक रेट है, उसकी रेशो है वो ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा
इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए और वो कंट्रोल में ना रहे तो उसको फिर इंसुलिन प्रेफर की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो यूज़ करने से इंसुलिन से भी निजात हासिल कर सकता है इंसान, लेकिन वो ये है कि प्रॉपर वक्त के साथ साथ वो मेडिसिन्स खाए, उसके अलावा मज़ीद जो है वो अपनी डाइट पे फोकस रखे, डाइट को मेंटेन रखे, तब जाके जो है इंसुलिन से भी वो निजात हासिल कर सकते हैं। बाकी ये है कि इंसुलिन भी एक तरह से अच्छी चीज़ है शुगर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इंसान कोई भी मेडिसिन ना ले जिसकी वजह से जो है उसको लाइक मज़ीद बीमारी में मुब्तला होना और ये पड़े। एक तकलीफ दे अमल भी है ना कि आप एक इंजेक्शन के थ्रू से इंजेक्ट कर रहे जी, हैं। तो ये देखें ना, अब हम नॉर्मली अगर ब्लड सैंपल देते हैं तो हमें तकलीफ इतनी होती है, तो एक बंदा है वो सुबह शाम वो सुबह शाम उसको, 2 टाइम like इंसुलिन यूज कर रहा है और वो खुद ही यूज कर रहा है, कोई और नहीं। तो आदत तो इंसान को हो जाती है, लेकिन स्टिल वो तकलीफ तो बर्दाश्त करता है। अब वो साल यूज कर रहा है, 2 साल यूज कर रहा है या 10 साल यूज कर रहा है, अब वही बात है सुबह शाम की, वो उसकी तकलीफ जो है वो लिखी हुई है, उसने वो तकलीफ बर्दाश्त करनी है। नहीं करेगा वो तकलीफ बर्दाश्त तो उसके बजाय वो ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करेगा, मज़ीद अपनी तबीयत भी ख़राब करेगा। तो यह है कि इंसुलिन से निजात के लिए भी मेडिसिन्स होती हैं, लेकिन सबसे पहले चीज़ आ जाती है इंसान की अपनी ग़ज़ा पे कंट्रोल करेगा, अपनी ग़ज़ा अच्छी करेगा, अपने ऊपर फोकस करेगा, तो इंसुलिन के मेडिसिन से भी वो निजात हासिल कर जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इंसुलिन से ये भी होता है ना, वेट गेन भी हो जाता है। बहुत सारे लोग पहले स्किनी होते हैं या पहले स्मार्ट होते हैं, लेकिन शुगर की वजह से जब वो इंसुलिन ले रहे होते हैं उसके बाद से उनका वजन बढ़ जाता है। इंसुलिन की इंटेक से अक्सर औकात जो मेरे पास केसेस आए हैं या मैंने खुद स्टडी की है वो ये है कि इंसुलिन लोग मोस्टली पेट में लगाते हैं, टमी में बेली बटन से नीचे लगाई जाती है इंसुलिन। वो ये है कि पेट लोगों का बाहर निकलना शुरू हो जाता है और वो लटक जाता है पेट, वो इस तरह की कंडीशन में मुब्तला हो जाते हैं। उनकी जो बॉडी फिजिक है वो बाजू ठीक हैं, टांगे ठीक हैं, लेकिन उनके जो अपर बॉडी है वो उनकी इस तरह की हो जाती है कि जैसे लाइक एक मोटा बंदा हो, मोटे से कमज़ोर हुआ हुआ हो, उसकी स्क्रीन जो है वो लटक गई हो। और कुछ लोग होते हैं जो लेकिन कोई काम नहीं करते, नॉर्मल ही रहते हैं, मतलब बस खाना पीना कर रहे हैं, अपना कोई एक्टिविटी नहीं है और इंसुलिन भी वो ले रहे हैं, बैठने का ज़्यादा काम, रेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो उनका वेट काफ़ी इंक्रीज हो एक जाता है। कॉलर को शामिल करते हैं, लेट्स सी कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, आई फतेह से बात कर रहे हैं जी, आप सवाल कीजिए। ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये आंख और पाँव सुन हो जाते हैं और गर्दन के एक साइड पे दर्द रहता है, तो ये पूछना था कि ये किस वजह से है। हाथ और पाँव आपके सुन हो जाते हैं, आपकी एज क्या है? कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आपकी एज क्या है? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। वो कह रही है कि उनकी गर्दन में और हाथ पाँव में ये दर्द अब रहता है। उनकी एज पे भी डिपेंड करता है। अब उनकी एज क्या, अगर तो वो एजिड हैं, अबव 40-50 हैं, तो कोई ना कोई डिजीज़ उनको होगा जिसकी वजह से जो है उनको ये चीज़ फील करती हैं, मसल्स में उनको पेन है, सुन हो जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि उनके वही बात है, खून की कमी भी हो सकती है, प्रॉपर जो है फंक्शनिंग नहीं कर रही, क्योंकि जब तक मूवमेंट है बॉडी की तो खून जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है बॉडी के अंदर, और जब वो कोई काम नहीं कर रहे, बैठे हैं या लेटे हुए हैं, तो उस टाइम जो है उनको इस अक्सर तरह ऐसा होता है कि हम खवातीन या कोई ऑफिस गोइंग जो ऑफिस में होते हैं वो एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। जी। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कल्ला सेदा से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए। मुझे शुगर है काफी टाइम का, 2007 का। जी मैं टेबलेट ले रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। 250 रहता है पक्का। 250 रहता है आपका शुगर। आपकी उम्र क्या है? उम्र 54 साल होगी। 54 साल उम्र है आपकी। अच्छा, आप मेडिसिन जो अभी ले रहे हैं वो कितने टाइम से ले रहे हैं, और एक ही मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं? एक ही यूज कर रहा हूँ। अच्छा, आप शुगर अपनी कितने टाइम बाद चेक करते रहते हैं? शुगर
3 महीने से बाद चेक कराता हूँ। 3 महीने के बाद चेक करते हैं। अच्छा, तो आखिरी बार आपने शुगर कब चेक कराई है अपनी? शुगर ये पिछले महीने में चेक कराई है, जो पिछला महीना गुजर कितनी गया। शुगर थी आपकी? 380 थी। 380 थी। ये खाए बगैर की थी या खाने के बाद की थी? खाए बगैर चेक की। खाए बगैर की थी और 380 थी। देखें ये तो काफी ज्यादा बहुत आया ज्यादा है, है। बहुत ज्यादा है। और विद फास्टिंग इतनी ज्यादा आया है, तो ये खाने के बाद तो इससे भी ज्यादा है, लाइक 400-450 प्लस। अच्छा, इसके लिए ये है कि मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप मेरे पास विजिट करें अफशा मेडिकल सेंटर में। मैं आपके कुछ टेस्ट करवाऊंगा। उन टेस्ट के बाद जो है मैं आपको मेडिसिन दूंगा। हमारा 45 डेज का मेरा कोर्स है, उसमें इंशाल्लाह जो है आपकी शुगर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी और आपको मज़ीद जो शुगर की वजह से तकलीफ वगैरह अक्सर औकात उठती होगी वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर पाँव में साहब, बहुत दर्द होता है। पाँव में आपके दर्द है, वो ये सब चीज़ें जो हैं शुगर से लिंक्ड हैं। आपके जोड़ों में, पाँव की तलियों में दर्द सा होता होगा, ठंडी भी हो जाती होंगी। ये सारा चीज़ें जो हैं मैं आपके कुछ टेस्ट करवाऊंगा। उसके बाद जो है आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आपको मेडिसिन दूंगा। उसके बाद जो है आप मज़ीद इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हासिल करेंगे इस चीज़ से। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी या एक आम बंदा क्या लाइफस्टाइल अपनाए कि वो इन तमाम बीमारियों से बचा रहे, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदे के हवाले से बात की जाए या हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बात की जाए या दिल के अमराज, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ में करे कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे? देखें, सबसे पहली बात अपना एक टाइम टेबल बनाए, डिसिप्लिन बनाए अपनी लाइफ के अंदर कि मैंने सुबह रोशनी, सूरज की रोशनी के साथ उठना है और शाम की रोशनी के साथ सोना है। इंसान अगर इस टाइम टेबल पे आ जाएगा ना, तो ये गारंटी है और यकीनन इंसान किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। अगर वो किसी हल्की फुल्की छोटी मोटी बीमारी में मुब्तला है भी, तो वो इस रूटीन को अगर फॉलो अप करेगा तो वो उस चीज़ से भी निजात हासिल कर जाएगा। देखें, आप पुराने दौर में लोग सुबह सूरज निकलता था, अज़ानें होती थी, लोग उठ जाते थे। आजकल ये है, आजकल हम रात को 12 बजे, 12, 1, 2, 3 नॉर्मल बात है, ठीक है? जोहर की अजान हो रही होती है तो उठते हैं, और फजर की अजान अक्सर लोग हो रही होती है तो लोग उस टाइम सो रहे होते हैं। तो इस्लाम में भी एक चीज़ बताई गई है कि जब रोशनी निकल आए और आप जागे हुए हो तो आपको सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से गुनाह भी है और वो टाइम आपके लिए अच्छा भी नहीं है। और रोशनी जब चली गई है और आप उस टाइम जागे नहीं तो वो भी जो है उल्टा आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। इसलिए अपना एक लाइफस्टाइल बनाने के लिए इंसान को सबसे पहले खुद पे फोकस करना चाहिए। अपने आप को एक अपने आप से अहद प्रॉमिस करना चाहिए कि मैंने सुबह जल्दी उठना है, मैंने वक्त पे कोई भी चीज़ का इंटेक करना है। उसके बाद आ जाता है आपकी डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, नाश्ता टाइम पे, दिन का खाना टाइम पे, शाम का खाना टाइम पे। ये 2 चीज़ें इस तरह की हैं जो इंसान को हर बीमारी से निजात हासिल कर सकती हैं, निजात दिला सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहता है तो कहाँ आपको कांटेक्ट करे, कहाँ आपका क्लिनिक है, उसके हवाले से एक दफ़ा फिर से बता मेरे दें। से अगर कोई राब्ता करना चाहता है तो नेशनल मार्केट रावलपिंडी में अफशा मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे आ सकते हैं। और नीचे मेरे नंबर्स भी दिए गए हैं 0311-2010। तो अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, फैट और मज़ीद छोटी मोटी बीमारियों के रिलेटेड, और वहाँ पे विज़िट करके मेरे से मिल भी सकते हैं और फ़ोन पे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वेल जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बताया हुआ कोई सवाल या कोई ऐसी बीमारी जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें, तो वो आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं। आप अपने जो हमारे स्क्रीन पर मौजूद नंबर है, इन पर आप अपना पैगाम दे सकते हैं और डॉक्टर साहब का नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद होगा। एनीवेज, अपनी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त लेकर आएँ तो उससे आप तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा। अगली जुमेरात मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।